वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव मास, ठीक है, फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम एंड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? इफेक्टिव मास एंड टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। कौन सा? स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, तो देखो क्या होता है इन जनरल केस में, जो होता है स्प्रिंग का जो मास होता है क्या ले लेते हैं? नेग्लिजिबल ले लेते हैं। मतलब इट मींस क्या? जीरो। तो इफेक्टिव मास किसके? ब्लॉक के मास के इक्वल। ठीक है, लेकिन अभी जनरल केस मतलब अभी जो हम लोग केस देख रहे हैं उसमें क्या है, स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल नहीं लेना है, मतलब कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट एक तो हम लोग को सिस्टम एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने क्या एक मास स्प्रिंग सिस्टम एज्यूम किया कुछ इस तरीके से। हमने क्या किया, एक सिस्टम एज्यूम किया जिसमें क्या होगा, एक स्प्रिंग भी होंगे और दूसरा क्या है, मास। इस तरीके से यहाँ कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास क्या हमने मान लिया m, और इस स्प्रिंग का मास नॉन जीरो मीन्स अभी हमने बोला कि अगर मान लो कुछ स्प्रिंग का मास होगा फिर क्या इफेक्टिव मास होंगे, तो हमने क्या माना ms। ठीक है, ये नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। अब एट इंस्टेंट टाइम पे जैसे मान लो इसको पकड़ के इस ब्लॉक को कोई इस तरफ ले जाके छोड़ा तो क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो अब इंस्टेंट टाइम पे, इस एक इंस्टेंट टाइम पे हमने माना इस एंड से कितना डिस्टेंस है इस स्प्रिंग का? l डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसका स्पीड हमने मान लिया v। ठीक है, अब देखो अगर ये v स्पीड है तो इस पॉइंट का भी कितना होगा? v स्पीड। लेकिन जैसे जैसे इधर आएंगे वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 इस एंड पे, ये हमारे पास फिक्स एंड है, तो फिक्स एंड पे वेलोसिटी क्या होगा इस स्प्रिंग का? जीरो होगा। ये बात सबको समझ में आती है। ठीक है, तो अगर इस इंस्टेंट टाइम पे हम लोग क्या लिखना चाहें? टोटल एनर्जी किसका? इस सिस्टम का। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखना चाहें तो क्या राइट कर सकते हैं? देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कितना हो जाएगा? देखो इस ब्लॉक का पहले क्या क्या चीज है इसमें, एक तो ब्लॉक है, दूसरा हमारे पास स्प्रिंग है। तो ब्लॉक का क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। किसी भी ब्लॉक अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है कितना होगा? हाफ mv²। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हाफ। अगर नेचुरल लेंथ है इस स्प्रिंग के, नेचुरल लेंथ से अगर ब्लॉक x नॉट डिस्टेंस पे है तो कितना लिख सकते हैं? 1/2 kx का होल स्क्वायर। और तीसरा क्या है, इसमें भी मास है, मतलब पहले नेग्लिजिबल मास होता था तो हम लोग बस इतना लिख लेते, देखो ए मास ऑफ ब्लॉक इनटू v² प्लस 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट और kx नॉट क्या है? इसका कहीं ना कहीं तो नेचुरल लेंथ होगा, इस स्प्रिंग का कहीं ना कहीं नेचुरल लेंथ होगा, उससे इस ब्लॉक जो अभी इंस्टेंट टाइम पे जहाँ पे ब्लॉक है उसका डिस्टेंस। तो वही हमने लिखा 1/2 kx नॉट, ये सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। और क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इसका क्या मतलब है? देखो ये जो हमारे पास स्प्रिंग है इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन? लीनियर मास का डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर मास के डिस्ट्रीब्यूशन को किससे डिनोट करते हैं? लेम्डा। लेम्डा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसका भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा क्योंकि इसका मास कुछ ना कुछ है। और कैसा एनर्जी होगा? मास और इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। और इस वाले स्प्रिंग के इच एलिमेंट का वेलोसिटी क्या होगा? अलग अलग होगा। अभी हमने देखा इस पॉइंट का कितना वेलोसिटी v था और इधर चलते चलते जीरो हो गया, तो अलग अलग एलिमेंट्स का क्या होगा? जीरो। तो अगर इस स्प्रिंग का हम लोग एनर्जी लिखना चाहे, कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिखना चाहे फॉर ms मास के लिए, तो डायरेक्टली राइट डाउन नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या? एक छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसको तोड़ देंगे। छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ के एक का हमने लिख लिया काइनेटिक एनर्जी, इसके बाद सबको क्या कर देंगे? सम कर देंगे। मतलब 1 2 3 ऐसे पता नहीं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, सबका काइनेटिक एनर्जी लिख के ऐड कर दे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। लेकिन अब ऐड करने का सम थोड़ी करेंगे इतने ज्यादा एलिमेंट्स को, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन। दूसरा मेथड क्या है कि बाय हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन भी इसका एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पता है, बेसिक नॉलेज पता है, मतलब बेसिक कंसेप्ट पता है कि एक छोटा सा एलिमेंट इसमें से काटेंगे, ठीक है, उसका काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और इसका लिमिट रख देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकाल के इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, फिर इफेक्टिव मास देखेंगे और दूसरा क्या निकालना हमें? टाइम पीरियड निकाल देना। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अगर देखें निकालना है तो क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से क्या चले, यहाँ से चले x डिस्टेंस पे dx, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिए जिसका मास कितना dms, dms मींस क्या, छोटा सा एलिमेंट किसका, स्प्रिंग का, ठीक है। अब इस छोटे से एलिमेंट का कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, उसका हमने VEL मान लिया, V फॉर वेलोसिटी, EL फॉर एलिमेंट का वेलोसिटी, स्प्रिंग का जो एलिमेंट है इसका वेलोसिटी। तो एक छोटे से मास का अगर हम लोग एनर्जी लिखना चाहें, काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें, तो छोटा सा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, DKES, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2, हमें पता है। अगर मास dm और वेलोसिटी VEL है तो क्या लिख सकते हैं, देखो dms VEL का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², m कितना है dms और वेलोसिटी कितना है VEL का स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो एक एलिमेंट्स का लिखे, ऐसे पता नहीं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो सबका ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे भी समझ में आता है कि d को अगर हमें हटाना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या कर दिया इसको, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड किए तो देखो हमारे पास ए d इधर से हटेगा तो KES, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन में लिमिट भी होगा कुछ ना कुछ, तो देखो इस वाले एलिमेंट का अगर हमने मान लिया लेंथ 0 है तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है मास, 0 से लेके L तक। तो यहाँ लिख सकते हैं 0 to L। ये क्या हमारे पास dms वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा क्या है, dms का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्या हमें लिखना है, dms का वैल्यू कितना राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो dms का वैल्यू किस तरीके से लिखेंगे, ये तो हमारे पास पता है 1/2। दूसरा क्या है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन मींस लेम्डा, लेम्डा को क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ मींस क्या, dms/dx। ये बात समझ में आया। अगर पूरे स्प्रिंग पे लगा ये लेम्डा, अगर पूरे स्प्रिंग के लिए देखें, एक छोटा सा एलिमेंट के लिए देखो लेम्डा अगर इस वाले एलिमेंट पे लगा है तो dms/dx, हमें पता है मास पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, लेम्डा, ठीक है। अगर पूरे स्प्रिंग पे लगा है तो लेम्डा को ऐसे भी कोई लिख सकता है ms बाई कितना l, मतलब मास ऑफ स्प्रिंग और मास ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ms/l। अब देखो लेम्डा लेम्डा सेम है तो कोई dms को कितना लिख सकता है, dms को कितना लिख सकता है, देखो LHS बराबर RHS, LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वली होंगे। तो dms की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो कितना हो जाएगा ms/l, ठीक है, इनटू dx। इसी से देखो, इसी से दोनों को इक्वल कर लेना, dms/dx और ms/l करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ मैं करके बता रहा हूँ, dms/dx किए और ms/l कर लिए, तो इसमें से अगर dms का वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा ms/l इंटू dx। तो dms की जगह पे कितना है, इतना राइट डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट्स को कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ देखो यहाँ क्या है, वेलोसिटी कितना है v है, इस वाले एलिमेंट्स पे कितना है वेलोसिटी v। तो v से 0 तक वेलोसिटी क्या, इस वाले मतलब इस वाले एलिमेंट्स का v और लास्ट वाले एलिमेंट का कितना है 0। तो v to 0 पे लेंथ का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो l है, v से 0 तक कितना है l है। अगर एक छोटे से एलिमेंट की बात करें तो देखो इसका कितना हमने वेलोसिटी माना VEL, तो यहाँ लिख सकते हैं VEL पे कितना है बोलो x है। VEL पे कितना, VEL माइनस 0 पे, VEL माइनस 0 पे कितना है लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन x। समझ में आ गया इतना बात। तो यहाँ से हम लोग टिट एंड बिट रूल अप्लाई करके वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट्स को राइट डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 to L, तो VE एलिमेंट्स लिखे तो क्या हो जाएगा, देखो VX/L, क्या हो जाएगा VX/L। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं VX/L, वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट्स की जगह पे होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसको हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। इतना आ गया बात समझ में, इसको नोट करो जल्दी से। देखो सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा, देखो VX/VL इंटू L, ठीक है। तो VEL निकालेंगे तो कितना होगा VX/L, वही मैंने यहाँ पे रखा, VL के जगह पे क्या लिख सकते हैं VX/L, ठीक है। नोट कर लिए इतना, नोट करो, ठीक है। डायग्राम हो गया होंगे है ना। तो देखो इसके बाद अब सिंपल सा क्या करना है हमें,
इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट क्या करना है, इंटीग्रेशन ही तो करना है। तो देखो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अगर निकाले तो 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ms है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो L इंटू एल स्क्वायर कितना, L का पावर 3, L इंटू एल स्क्वायर कितना, होल स्क्वायर है तो L का पावर 3, और b स्क्वायर ही बाहर आ जाएगा। अभी किसका करना है, x dx का। यही तो 0 से L तक था डायग्राम में, देखो यही तो क्या, मिनिमम एलिमेंट्स कितना 0 पे था, और मैक्सिमम सबसे आउटर मोस्ट जो वेलोसिटी v था कहाँ पे था, L डिस्टेंस पे था। तो x का वैल्यू क्या है, 0 से लेके L तक, और देखो x का स्क्वायर। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इतना आएगा 1/2 ms L3, और ये कितना हो जाएगा, देखो L3/3, x3/3, और लिमिट्स रख दी हैं तो कितना आ गया L3/3, ठीक है। ये कितना है, वेलोसिटी v स्क्वायर, L3 से L3 गया तो कितना आ गया 1/2 ms v स्क्वायर/3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इतना आई बात समझ में। अब यही वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दिए तो टोटल एनर्जी हमें निकल जाएगा। इतना आया बात समझ में। तो देखो इधर तो हो गया हम पे, अब कुछ नहीं बचा, बस निकल गया, पुट करना है, कंपैरिजन करेंगे, सब चीज आएगा, ठीक है। तो देखो वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे, ठीक है। वैल्यू ऑफ KES, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इसमें रख देना है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अब लिखना चाहे तो अब लिख सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी राइट डाउन करना चाहे तो देखो 1/2 मास ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1/2 kx नॉट का स्क्वायर, प्लस देखो अभी हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना है 1/2, कितना हो गया देखो ms v स्क्वायर/3, इतना है बस समझ में। अब देखो v स्क्वायर कॉमन है, हाफ v कॉमन है, तो हाफ v स्क्वायर जब कॉमन लिए तो मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ स्प्रिंग बाई 3 प्लस 1/2 kx नॉट का स्क्वायर। ये आया समझ में कि नहीं आया, सिंपल था। देखो इक्वेशन फर्स्ट माना था, इक्वेशन फर्स्ट में हमें के ऑफ स्प्रिंग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इच एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा, इसीलिए मैंने क्या किया, एक एलिमेंट्स का काइनेटिक एनर्जी लिखा, फिर उसका लिमिट करके, लिमिट देके क्या कर लिया, टोटल का काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकाल लिया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इतना कुछ आया। इसी को इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पुट कर दिया, पुट करने के बाद इतना कुछ आ गया, ठीक है। इससे देखो v स्क्वायर कॉमन है, निकाल लिए। अब जो आया ये मास, इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम का इफेक्टिव मास। स्प्रिंग मास सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मास बोला जाता है, ठीक है। इसी का क्या नाम है, होता है इफेक्टिव मास, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिव मास। ये आया बात समझ में कि नहीं आया। तो पहला तो हमारे पास इफेक्टिव मास आ गया। इफेक्टिव मास कितना है स्प्रिंग मास सिस्टम में, जब हमारे पास मास ऑफ स्प्रिंग नेग्लिजिबल नहीं हो तो कितना लिखेंगे, m प्लस ms/3। ये आई बात समझ में। m क्या है, ब्लॉक का मास, ms क्या है, स्प्रिंग का मास, और 3 तो नंबर्स ही है। इतना आया बात समझ में। तो हमारे पास इफेक्टिव मास आ गया। दूसरा क्या करना था हमें, टाइम पीरियड इसका निकालना था। क्या करना था, टाइम पीरियड निकालना था। यहाँ लिखेंगे इधर, ये तो हो गया होंगे सबका। देखो क्या करना है, कैलकुलेशन फॉर टाइम पीरियड, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर टाइम पीरियड। देखो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखो हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल चुका है। अब कहीं भी किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या होते हैं, हमेशा कंजर्व होता है। इट मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होंगे, कंजर्व होगा। तो कंजर्व होगा तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी अभी बताया क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ये क्या हो जाएगा, 0। इधर कुछ डिफरेंशिएट करेंगे, फिर कंपैरिजन करके टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इट मींस जो अभी निकाले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी का क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो टोटल का क्या होगा, ये 0। ये सबको समझ में आता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का क्या हो गया, 0। अब देखो 1/2 तो 1/2 है। v स्क्वायर का जब टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2v dv/dt। ये सबको समझ में आना चाहिए। डिफरेंशिएशन है बस, 2 बार पे का d dv/dt। अब देखो ये जो हमारे पास मास है तो कांस्टेंट होगा, मास ऑफ स्प्रिंग बाई 3, ठीक है, प्लस 1/2 k तो कांस्टेंट, ये 2x0 dx0/dt। ये आया क्या समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इस तरफ वाला हो गया होगा है ना, ये तो कंप्लीट है, इतना कुछ आ गया। अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हुआ v dv by dt, और देखो m by ms by 3, ठीक है, प्लस कितना होगा k x नॉट, ठीक है, और dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इतना आ गया बात समझ में। अब थोड़ा सा देखो लास्ट स्टेप है, इसमें देखो वेलोसिटी वेलोसिटी कॉमन है, इसको इधर लेके गए तो कितना हो जाएगा देखो, या dv by dt क्या होता है एक्सेलरेशन, तो इसको इधर लेके गए तो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है, m प्लस ms by 3, देखो ध्यान से dv कॉमन है और इधर क्या है 0, तो v तो खत्म ही हो गया, dv by dt एक्सेलरेशन और ms, और इधर कितना हो जाएगा माइनस kx नॉट, तो एक्सेलरेशन जो आ गया माइनस k बाई m प्लस ms बाई 3, ठीक है, m बाई ms बाई 3, और कितना हो गया देखो x नॉट। इतना है बात समझ में। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो कि एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आया था एसएचएम में ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, तो देखो कंपैरिजन जब किए, यहाँ से कंपैरिजन किए तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर यही तो है, तो ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता है कोई k बाई m प्लस ms बाई 3, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब इससे टाइम पीरियड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा निकल गया, तो टाइम पीरियड निकालने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ओमेगा अगर निकाले तो कितना हो गया देखो k बाई m प्लस ms बाई 3, तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड 2 पाई कितना हो जाएगा देखो m बाई ms बाई 3 बाई k, क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि हमें पता है ओमेगा कितना होता है, बोलो 2 पाई बाई t, तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। ये आया कि नहीं आया बात समझ में। अब देखो थोड़ा सा, अगर स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल होता है, स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल होता है, तो देखो ms का वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो ये टर्म्स क्या हो गया 0, तो क्या आंसर आता है m बाई के। याद होगा जब मास को नेग्लिजिबल करते थे स्प्रिंग मास सिस्टम में, तो कितना आता था टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के आता था, ठीक है। तो ms बाई 3 किसके कारण से आया, जब मास ऑफ स्प्रिंग नेग्लिजिबल नहीं किए तब। इतना आया बात समझ में। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो हम लोग लिखते हैं मास, ये इफेक्टिव मास होता है। टाइम पीरियड में जो 2 पाई अंडर रूट m बाई के जो लिखते थे, एक्चुअल में वो क्या था, इफेक्टिव मास था, ठीक है। तो अगर किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम में इफेक्टिव मास पता है तो यहाँ रख लेंगे m इफेक्टिव बाई के, टाइम पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3-4 स्टेप जो हमने ज्यादा किया, ठीक है, उसको और रिड्यूस कर सकते हैं। कहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे ही हमने इफेक्टिव मास, जैसे टोटल एनर्जी में इफेक्टिव मास लिखा था, ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखो, समझो थोड़ा सा। ये हो गया होगा ना, तो देखो ये सिंपल सा कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम है, जैसे अभी देखो ये इस तरीके से स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर इसका 0 होता और एक ब्लॉक का मास m था, तो टाइम पीरियड कितना लिखते थे 2 पाई अंडर रूट m बाई के लिखते थे कि नहीं लिखते थे। अगर इसमें नॉन जीरो हो जाए, मतलब जीरो नहीं हो, मतलब स्प्रिंग का कुछ ना कुछ मास हो, तो क्या करेंगे, सिंपल सा टोटल मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन लिख लेंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का भी कितना इक्वेशन आया था देखो 1/2, ठीक है, और कितना आया था v स्क्वायर m बाई ms बाई 3 प्लस 1/2 kx नॉट का स्क्वायर। तुम तो बस ये फॉर्मूला याद रखो, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m इफेक्टिव, याद रखो इफेक्टिव मास, ठीक है। m इफेक्टिव मींस क्या, इफेक्टिव मास, इस स्प्रिंग मास सिस्टम का इफेक्टिव मास। तो अभी जो टोटल एनर्जी लिखे थे इसी को तो बोले थे इफेक्टिव मास, बोले थे कि नहीं लिखे थे, इफेक्टिव मास, ठीक है। तो डायरेक्ट तुम लोग लिख सकते हो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इफेक्टिव मास क्या है हमारे पास m प्लस ms बाई 3। ये जो हमारे पास 3-4 स्टेप जो आगे बढ़ाया है डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इफेक्टिव मास, बस एनर्जी का इक्वेशन लिखो, इफेक्टिव मास यहाँ से निकाल लो, ये हमारे पास कितना 3, ये जो इफेक्टिव मास निकाल लो और डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग मास सिस्टम में, टाइम पीरियड का t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m इफेक्टिव याद रखो, इफेक्टिव बाई के। तो m इफेक्टिव कितना है इसमें, m प्लस ms बाई 3, तो सीधा क्या m इफेक्टिव की जगह पे इतना पुट कर सकते हैं और डिवाइडेड बाई k, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इस तरीके से हम लोग टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास स्प्रिंग में या फिर स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल नहीं हो तब, ठीक है। इसको नोट करो, आज के लिए इतना ही, पॉज करके नोट कर लेना।
थैंक यू।